Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, गवर्नमेंट बजट में हम लोगों की सर कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग टू डिस्कशन थी, जिसमें आप लोगों ने अभी तक जो नॉर्मल पॉइंट डिस्कस किया कि गवर्नमेंट बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इन द सेंस रिसीट्स कि पैसा आएगा कहां से, एंड नंबर टू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहां कहां पे होगा। ये गवर्नमेंट अपने एक स्टेटमेंट के अंदर, अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर जो डिक्लेयर करती है, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट बजट। क्लियर। और हर बार की तरह इंडिया में 1 को गवर्नमेंट अपनी इन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का क्या देती है, हिसाब देती है कि आने वाले साल में वो कहां कहां से इनकम या रसीट्स जनरेट करेंगे एंड कहां कहां पे उन लोगों के एक्सपेंडिचर्स होंगे। क्लियर। बट एक ब्रीफिंग मैं आपको पहले प्रोवाइड कर दूं लास्ट लेक्चर की कि सर हम लोगों ने, बेशक तुम लोगों का वो रेवेन्यू है, ये लिखना नहीं है, या आप लोगों का वो एक्सपेंडिचर है। क्लियर। अच्छा, रेवेन्यू बार बार वर्ड हमारा यूज हो जाता है, आप इसको वर्ड चलते हैं रसीट्स। रसीट्स मतलब पैसे का आना। क्लियर। मैंने पैसे का आना कहा, मैंने इनकम नहीं कहा वर्ड। क्लियर। सर ये जो आपकी रसीट्स हैं या एक्सपेंडिचर हैं, ये गवर्नमेंट बजट के अंदर ये दो मेन कंपोनेंट्स। क्लियर। जो आपकी टॉपिक डिस्कशन गोइंग हो। अच्छा सर, ये होती दो तरह की हैं, दो कॉन्सेप्ट्स में आगे आएगा। सर इनकी जो नेचर है ना, फिर ये जो रिसीट्स की नेचर है, एक्सपेंडिचर की नेचर है, वो दो तरह की होगी। या तो वो कौन सी नेचर होएगी, रेवेन्यू नेचर, या दूसरी नेचर कौन सी होगी, कैपिटल नेचर। कल हमने लास्ट 5 to 10 मिनट्स इसके ऊपर लगाए कि सर आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, वो पर्टिकुलर रिसीट क्या रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑन जो आने वाले हैं क्या थे, चार कॉन्सेप्ट हैं कि सर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि पहली बात वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का। हमने शॉर्ट क्रक्स एक फाइंड आउट किया, क्या अगर तो उस पैसे के आने या जाने से, दोनों के लिए कॉमन बोल रहा हूं, पैसे के आने या जाने से मतलब रसीट या एक्सपेंडिचर से एसेट लायबिलिटी के स्टेटस पे गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क पड़ेगा। कि सर अगर वो पैसा आया, यहाँ पे सरकार की एसेट लायबिलिटी क्या होएगी, कम ज्यादा होएगी। अगर आपने एक्सपेंडिचर करा तो सरकार की एसेट या लायबिलिटी क्या होएगी, कम या ज्यादा होगी। क्लियर। नॉर्मल इनकम्स में नहीं होती, नॉर्मल एक्सपेंसेस में नहीं होती। क्लियर। अरे कैश तो करंट एसेट है, देन कहने का मतलब जो उनकी कैपिटल नेचर की, कैपिटल नेचर मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉट द करंट एसेट्स। वो तो कॉमन सेंस है ना, कोई भी तुम खर्च करोगे तो जाएगा तो कैश में से। बट द पॉइंट इज सरकार की क्या एसेट लायबिलिटी के स्टेटस पे को फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं सर, रसीट्स। अच्छा, रसीट्स का मतलब क्या होता है, पैसे का आना। सर एक बात बताओ, वो जो पैसा आपके पास आया, मैं सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, वो तीन चीज हो सकती हैं। या तो वो प्योरली आपकी क्या होएगी, इनकम, प्योरली क्या होएगी, इनकम। या आप लोगों ने क्या ली होगी, कोई लायबिलिटी, जैसे आपने क्या करा, किसी दूसरी स्टेट से क्या ले लिया, लोन ले लिया। क्लियर। या आपने एसेट क्या करी होगी, सेल। यही तीन चांस होंगे। पैसा जो आएगा वो आने के ये तीन केसेस होंगे। अब इन तीनों में से बता, अगर अगर आप कोई लायबिलिटी लेते हो या एसेट को सेल करते हो, फिर तो सर सरकार की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे क्या आएगा, फर्क पड़ेगा। तो ये जो रसीट्स होंगी, यहां से जो पैसा आएगा, वो कौन सी रसीट्स है सर, कैपिटल रसीट्स। मतलब मैं आपको जस्ट डेफिनेशन पार्ट खुद ही बनाने को बोल रहा हूं कि अपने आप सोच कर देखो कि अल्टीमेट वो रेवेन्यू रसीट है या कैपिटल। और रेवेन्यू सर अगर कोई आपकी प्योर इनकम है, लाइक सरकार ने आप लोगों से क्या लिया, टैक्स, वेरियस तरह के फीस, फाइन्स, या आज और भी पॉइंट्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यही पॉइंट हमारा गोइंग ऑन है। क्लियर। ये जितने भी टैक्स लेती है सरकार हमसे, तो सरकार की कोई लायबिलिटी थोड़ी होती है।
जितनी भी फीस सरकार हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले में जो हमसे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, गन लाइसेंस, इन सब के लिए अगर आपने सरकार को लाइसेंस फीस क्या करी, पे आउट करी, सरकार ने उसके बदले में आपको क्या दे दी, परमिशन दे दी, लाइसेंस दे दिया, दैट्स इट। बट सरकार की कोई लायबिलिटी तो नहीं है। क्या कोई एसेट लायबिलिटी के स्टेटस में टैक्स देने से, फीस फाइन्स देने से तेरा चालान कट गया, चालान काट के आपने 500 रुपए वहां पे क्या करे, पे आउट करे, सरकार की क्या है, प्योर इनकम। अब उस 500 रुपए से क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या सरकार की कोई एसेट कम हुई? नहीं सर, नॉर्मल नेचर की इनकम है। एंड नॉर्मल नेचर की इनकम मतलब जो एसेट लायबिलिटी के स्टेटस पे फर्क नहीं डालती, वो कौन सी होती हैं, अपने आप में रेवेन्यू नेचर। टोटल वर्ड है लायबिलिटी। अगर मैं कह रहा हूं जी, सिंपल सी बात, आपसे वो पैसा पकड़ के मेरी कोई लायबिलिटी बन रही है, या कोई एसेट कम हो रही है पैसे के आने से, और तुम जो एग्जांपल दे रहे थे वो एक्सपेंडिचर की एग्जांपल थी कि कैश कम होगा सर, वो एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है ना। पैसे के आने से एसेट कब कम हो, तो सर अल्टीमेट मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा, सर ये आपकी कैपिटल रिसीट, ये आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है। जैसे आप लोग अकाउंट्स में, ऑलमोस्ट आप सभी अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो, क्लियर, सबने नॉर्मली एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट, ये दो वर्ड सुने होंगे, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। सर जो तो कैपिटल नेचर की होती हैं वो कहां पे जाती हैं, बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर होती हैं वो कहां पे जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जैसा समझना चाहो सर, इकोनॉमिक्स के पॉइंट से, अकाउंट्स के पॉइंट से, दोनों में ही मीनिंग आपका क्या है, सेम। अच्छा उल्टा बोल, ये तो रसीट था ना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पैसे का जाना। सर अगर तो उस पैसे के जाने से आपकी कोई एसेट इंक्रीज हो या कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो, मतलब उस पैसे के जाने से एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैप, मतलब हाउ विल यू डिसाइड कि वेदर पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, वेदर पर्टिकुलर रिसीट इज कैपिटल और रेवेन्यू। मैं तुझसे बार बार एक ही वर्ड पूछ रहा हूं, क्या, नेचर। नेचर कैसे डिसाइड करोगे सर, मैं कह सर वर्ड ही एक है, एसेट लायबिलिटी। मेरे को तो सिंपल बता दो कि इस पैसे के आने से या जाने से सरकार के एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो कैपिटल नेचर, नहीं पड़ेगा नॉर्मल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल इनकम, मतलब सर रेवेन्यू नेचर। अभी तक हम लोग जो पीछे डिस्कस कर चुके उसके रिगार्डिंग क्या था, सरकार की सबसे प्राइम, सबसे फर्स्ट इनकम जो नॉन, मतलब जो अपने आप में रेवेन्यू रिसीट्स में काउंट होती है, सबसे बड़ी इनकम कौन सी आती है सर, अपने आप में टैक्स रिसीट्स। क्लियर, ये लगा लो, सरकार आपसे इनकम टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, वेरियस तरह की ड्यूटीज आप लोगों से चार्ज करती है, प्योर सरकार की क्या है, इनकम। एंड इवन हमने यहाँ पे मेंशन किया था, टैक्स देना आपका ऑब्लिगेशन है, एंड सरकार की कोई लायबिलिटी उससे इंक्रीज नहीं होती। कि मैंने सरकार को 1 लाख रुपए क्या दिया, टैक्स दिया, सरकार उसके बदले में मुझे 1 लाख रुपए का कुछ देगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ सब्सिडी दे दे, कोई किसी वे से बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं कह रहा हूं जी एक हाथ दे और एक हाथ ले, कि मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया और उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये वन साइडेड पेमेंट होती है, टैक्स पेमेंट, जो इंडियन सिटीजन लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग टू किसको देंगे, सरकार को देंगे, ये आपको पे आउट करना पड़ेगा। क्लियर, नंबर 2। देन हमारी डिस्कशन हुई सर, दो तरह के टैक्स होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा, जिसका बर्डन आप नेक्स्ट ऑन शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर्सन के ऊपर इंपोज हुआ उसी पर्सन को ये पे आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये पर्टिकुलर टैक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसी को देना पड़ेगा। बट सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, लाइक जीएसटी, लगा किस पे, पे आउट किसने करा, बट अल्टीमेट बर्डन किस पे जाता है, कंज्यूमर पे। दैट इज द पॉइंट। अब कल को सिंपल सी बात, सरकार मेरे पे किसी तरह का क्या लगा दे, इस बिजनेस एक्टिविटी पे, मेरी इनकम पे नहीं, इनकम मेरी पर्सनल होती है, इस बिजनेस एक्टिविटी पे क्या लगा दे, कोई टैक्स लगा दे, तो वो टैक्स मेरी जेब से थोड़ी जाएगा, वही टैक्स आप लोगों पे बर्डन क्या होगा, पास ऑन होगा। ये तो सर एजुकेशन है। अब आप नॉर्मल मार्केट में क्या सामान परचेज नहीं करते क्या, उसके ऊपर कई बार तो अलग से लिखा होता है जीएसटी एक्स्ट्रा,
कि सर जो रेट है वो अलग है, जीएसटी आपसे अलग लिया जाएगा। देख सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन कभी अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो बिलिंग आपको काट देगा, वो कहेगा सर 5% एक्स्ट्रा लगेगा जी। 12% की स्लैब में आता है, 18% की स्लैब में आता है, तो 18% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, सर्विसेज नॉट गुड्स, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज किस में आती हैं, 18% में आती है। तो अल्टीमेटली आप महंगी से महंगी जितनी सर्विस उठा लो, हर सर्विस का अगर बिल तुम्हें मिलेगा, ये आता नहीं आपकी मोबाइल सर्विस एंड ऑल, जितनी भी टेली कम्युनिकेशन है, इंटरनेट फैसिलिटी है, सब में कितना रेट है, 18%। पैकेज लिया कितने का, 1000 का, 1000 प्लस 18%। वो आपको कहते हैं सर 999 का पैकेज तो है, मगर 999 के आगे 18% भी तो लगेगा। कहते हैं हाँ सर वो तो जीएसटी, वो तो देना पड़ेगा, पर एमआरपी तो नहीं होता, एमआरपी नहीं होता। वो पहले बोल देते हैं कि सर इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दो वर्ड चलते हैं। ये कभी आप वैसे भी टर्मिनोलॉजी थोड़ा यूज करिएगा एंड पढ़िया करेगा हमेशा। अगर तो एमआरपी है, अरे एमआरपी तो होती मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसमें तो लिखा ही होता है ब्रैकेट के नीचे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उससे ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। अदरवाइज जिस पर्सन ने आपको रेट कोट किया, जो आप नॉर्मल डीलिंग्स में देखते हो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखते हो, वो अगला पहले मेंशन करता है सर जीएसटी अलग, ये हमारा रेट है, ये हमारी प्राइसिंग है, सेलिंग प्राइस है, जो भी सेलिंग प्राइस हमारा तय होगा उस पे 12%, 18%, 10 जो भी स्लैब है वो आपके ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल। अच्छा कुछ ने स्पेशल लिखा होता है, इवन जैसे आप ये रेस्टोरेंट्स ऑल में जाते हो ना, ऑलरेडी रेट्स तो गिवन होते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा होता है, या लिखा होता है जीएसटी एज एप्लीकेबल, जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा। ये डिस्क्लोजर देने जरूरी है। ये सब सरकार की जेब में जाएगा, सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, कोई एसेट नहीं कम होती, इससे प्योर प्योर सरकार की क्या होती है, इनकम होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट। ऐसे ही तुम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी नॉन टैक्स रिसीट्स। कहते फिर अकेली इनकम में टैक्स थोड़ी आता है, सरकार की और भी तो इनकम्स बहुत होती हैं, वेरियस तरह की फीस हुई, वेरियस तरह के लाइसेंस फीस हुए, परमिशन फीस हुई, एंड एक लास्ट वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्पेशल असेसमेंट, नया वर्ड था। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है, सरकार की कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करने से, जैसे उस दिन हमने कहा कि सर बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पे आज भी प्रॉपर्टी के रेट बहुत डाउन है, उसका कारण क्या है, वहां पे फैसिलिटीज ही नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, क्लियर, पक्की रोड, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, क्लियर, रोड एक्सेस होना, क्लियर, क्लीनेज, या अपना नॉर्मली ये स्यूएज जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती हैं। सर जहां पे ऐसा कुछ नहीं है ना, या मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी वहां पे अवेलेबल नहीं है, पावर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे एरियाज में रेट प्रॉपर्टी के वैसे डाउन होंगे। सरकार ने क्या करा, वहां पे अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करी, नई सड़कें बनाई, उस एरिया को प्रमोट करा, प्रॉपर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छी करी, सब कुछ बढ़िया करा। सर अगर जितनी ज्यादा फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो उस एरिया का रेट ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। प्रॉपर्टी उतनी उस एरिया के क्या होती जाएगी, महंगी होती जाएगी। तो उस केस में सरकार आपसे जो कंट्रीब्यूशन लेती है, क्लियर, दैट कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली कॉल्ड एज एक स्पेशल असेसमेंट, जो स्पेशल केसेस में आप लोगों से क्या की जाएगी, चार्ज की जाएगी। तो ये तो हम जस्ट एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमने खर्चा करा, उसके बदले में तुमसे कुछ क्या मांगा जा रहा है, कोई टैक्स कह लो, कुछ फीस कह लो, कोई स्पेशल असेसमेंट कह लो। बढ़िया चीज है सर, अच्छी चीज है। मेरी तो प्रॉपर्टी बैठे बिठाए क्या होगी, डबल रेट पे हो गई। क्यों, पहले जिसका रेट कुछ भी नहीं था, क्यों यहाँ पे कुछ है ही नहीं था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, सरकार ने अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करी, साथ में मेरा भी भला हो गया, प्रॉपर्टी की रेट डबल हो गई। तो सरकार मेरे से जो टैक्स लेगी या किसी भी तरह की असेसमेंट जो लेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट, और यूजली होती रहती है। क्लियर। नंबर 4 आगे लिखिए। अब इसको सर पर रब कर देते हैं, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा ना, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, लास्ट क्लियर हुआ एक बार। नेक्स्ट नंबर 4 लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ साथ साथ। एस चीट, ESCHEAT, CHEAT, एस चीट। नंबर 4, नंबर क्या दिया आपने, सी ABCD, D पॉइंट, एस चीट, ये भी एक अच्छा वर्ड है। ये भी सरकार की सर अपने आप में क्या है, एक इनकम है। लिखिए जी, इट रेफर्स टू
that income, it refers to that income of the government, it refers to that income of the government which accrues out of the property which does not have a legal hire. जिन प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट आगे कोई वाली वारिस नहीं होता, जिनका कोई नेक्स्ट आगे लीगल हायर नहीं होता, जैसे मान लो मोस्टली होता नहीं, कभी कभी सर पूरी की पूरी फैमिली ही किसी एक्सीडेंट में डॉल चली गई एंड उस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट आगे कोई लीगल हायर भी नहीं है कि सर वो प्रॉपर्टी किसी को दे दी जाए, तो सरकार उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेती एंड उस प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम क्या होती है जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टीट। क्लियर? देखो सिंपल सी बात, जिस चीज का कोई लीगल हायर नहीं है उस चीज पे इंडिया में हक किसका है? सरकार का, उस गवर्नमेंट का है, उस एरिया की जो सुप्रीम जुरिडिक्शन है उनका है। तो जितनी भी इनकम वहां से जनरेट होगी वो प्योरली किसकी बनती है? सरकार की इनकम बनती है। इसमें अगर कुछ लिखा होगा तो है ना, अदरवाइज आपको भी क्यों मिलेगी? ठीक है ना, उससे पहले तो नॉर्मली नहीं। उस केस में क्या है ना, देखो सिंपल सी बात, रिलेशन में भी क्यों प्रोवाइड करें? अगर ब्लड रिलेशन होगा तो देंगे, ब्लड रिलेशन में अगर नहीं है तो सर वो नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी आपको ऐसे किसी नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड में चली जाती है एंड आखिर में लास्ट में अगर तो आपके पास कोई प्रूफ है, ठीक है सर आप क्लेम कर लो, नहीं है, मैंने पहली वर्ड क्या बोला? हु डज नॉट हैव, जिसका कोई लीगल हायर, ये पक्का लिख दिया गया तो गवर्नमेंट ले रही है, ऐसी थोड़ी कि किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपने हथिया ली। अगर जिसका कोई भी वाली वारिस नेक्स्ट आगे नहीं है उस प्रॉपर्टी को सरकार अपने अंडर क्या कर लेती है? टेकअप कर लेती है, फुल स्टॉप। इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ये इनकम जो होती है ये प्योरली सर सरकार की इनकम मानी जाएगी। ये भी तो सर आपके बजट का पार्ट है। अल्टीमेट जो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका कोई लीगल हायर नहीं है वहां से जो आपको फिक्स इनकम आ रही है वो भी तो आपके बजट का पार्ट बनेगा कि हाँ सर हमारे पास ये भी तो रिसीट्स आएंगी। सरकार सोच के चलती है और ये सारा एस्टिमेशन है, ये एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेशन है, एक अंदाजा है कि सर आने वाले साल में हमारे पास इतनी रिसीट्स आएंगी, ताकि उस अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट आगे हम अपना एक्सपेंडिचर क्या कर सके, प्लान कर सके। ये सब कुछ आपकी क्या चल रही है? प्लानिंग चल रही है। मैं तो आपको सोर्सेज बता रहा हूँ कि सरकार के पास रिसीट्स कहां कहां से आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 5 ई पॉइंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज। और रही बात सर, ये तो वैसे ही इनका मेन है। फिर जितने भी फीस एंड फाइन्स ली जाते हैं, दीज आर दोज पेमेंट्स, these are those payments which are made by those who break laws, जो कानून तोड़ते हैं, फुल स्टॉप। इट्स actual aim is to force the people, force the people to be law abiding, कि हम कानूनों को माने, हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। इसीलिए सर, इसीलिए ये फीस एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज वहां पे लगाए जाते हैं। देखो सिंपल सी बात, अगर किसी तरह का कोई फाइन एंड पेनल्टी अगर नहीं होगी, अगर ऐसे ही छोड़ने लग जाएं, फिर कानून को मानने कौन? कोई भी ना माने। आपा अल्टीमेट अमाउंट से ही तो डरते हैं कि अगर लेटेड भी अपन ने कोई रूल क्या करा, ब्रीच करा, तो सर 5,000 का चलान काट देंगे, ठीक है ना, 10,000 का चलान काट देंगे, या अल्टीमेट जैसे ड्राइविंग में तो गाड़ी बॉन्ड ही कर लेंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इनको ये रखनी पड़ती है ऐसी थिंग्स,
ये क्यों रख रहे हैं? ताकि हम लोग अल्टीमेटली बाय लॉ जितने भी बनाए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली क्या करें सर, फॉलो करें। नहीं अदरवाइज अगर ऐसे चोरी किया के छोड़ने लग जाएं फिर तो कौन मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। क्लियर? तो ये भी सर सरकार की एक इनकम बनी हुई है। और ये जो सरकार आर्बिट्रेरी मैनर में अपने लेवल पे क्या कर लेती है, डिसाइड कर लेती है। बट लास्ट इन्होंने तो काफी ज्यादा अमाउंट क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। लाइक जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, जो ये अपने नॉर्मल चलान्स होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट को क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया, जिसमें जितनी पुरानी चलान्स की अमाउंट थी उन सबको 10 टाइम्स कर दिया गया। नॉर्मली जहां पे 100 रुपए लिखा हुआ था, 1000 रुपीज, जहां पे 500 लिखा हुआ था वहां पे सर 5000 रुपीज, मतलब 10 टाइम्स तक भी वैल्यूज जा चुकी हैं। इतना ज्यादा हैवी पेनल्टी उसमें ले आई इस चीज को। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर 6 पॉइंट, ई एफ पॉइंट, इनकम फ्रॉम इनकम इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस? जो सरकार अपने लेवल पे जो एंटरप्राइजेस रन कर रही है, एंटिटीज रन कर रही है, जो आपके वो नवरत्न एंड ऑल जो स्टार्टिंग से हमने डिस्कस किए थे, जितनी भी पब्लिक एंटिटीज कम, ये भी तो सर अपने प्रोड्यूसर सेक्टर में आती है। गवर्नमेंट जरूरी थोड़ा है कि गवर्नमेंट आपसे हमेशा सर्विस ले ही रही है। क्लियर? गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे प्रोडक्शन कैरी ऑन कर रही है, तो जितने बढ़िया प्लांट्स इनके चल रहे हैं वहां से प्रॉफिटेबिलिटी, वहां से तो भी इनकी इनकम आ रही है। क्लियर? लिखिए, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज। इंडिया में तो सर रेलवेज में तो प्योरली प्योरली किसका राइट है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। इंडियन रेलवेज कॉमा होते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इनकम साइड में तो अपन क्या, मैंने क्या कहा, ये प्लानिंग है। अपन ने एक्चुअल वर्ड तो नहीं यूज करा। फिर हमने वर्ड क्या यूज करा कि सर हमें एक्सपेक्टेड है कि इस बार आने वाले हम इस इंडियन रेलवे में से, इंडियन ऑयल में से, अब इंडियन ऑयल सर किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी में। नेगेटिविटी थोड़ी सोचनी है, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि सर मेरे पास यहाँ यहाँ से पैसा आ सकता है, वो तो मौका बताएगा ना, वो तो एक्चुअल बताएंगे सर। अब हैपनिंग्स कुछ ऐसी हुई, ये तो नहीं कहा कि जो बजट आप लोगों ने बना लिया वो एज इट इज ही वर्क करेगा, नहीं। फिर बट जनरली सर, जनरली आपको पता है कि आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या आती हैं, इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस। वो जो आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, वहां से भी तो आपको इनकम आती होगी। क्लियर? यस, इंडियन ऑयल, फुल स्टॉप, भिलाई स्टील्स, भिलाई स्टील्स। क्लियर? स्टील प्लांट या भिलाई स्टील्स जो भी है एटसेट्रा, इनका बहुत फेमस है ये वाला, ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है इनका, भिलाई स्टील्स। क्लियर? यस, owned by owned by government, comma, constitutes constitutes the income constitutes the income of the government, full stop। नेक्स्ट, जी पॉइंट, ये एक लास्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। और बाकी सरकार ने सर नेक्स्ट आगे जिन जिन को लोन दिया हुआ है, क्लियर, उनसे जो इंटरेस्ट इनकम इन लोगों को आ रही है वो भी तो आप लोगों का रेवेन्यू पार्ट है। नेक्स्ट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को, जिसको भी रिक्वायर्ड है, अगर अपन ले सकते हैं तो अपन दे भी तो सकते हैं ना। जब अपने पास सरप्लस फंड्स होते हैं, जब अपने पास सरप्लस फंड्स होते हैं तो आप अपने, इवन सेंटर की सरकार किसको देती है लोन, स्टेट की सरकार को। फ्री में थोड़ी देते हैं, उसके ऊपर क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये भी तो इनकी सर इनकम का क्या है, पार्ट है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये मतलब लोन लेते ही हैं, लोन नेक्स्ट आगे देते भी है सरकार। मान लो फॉरेन की सरकार या फॉरेन के जो नेक्स्ट ओन है वो हमारे पास आए, कोई दूसरा देश हमारे पास आया कि हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए,
तो अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं, हमने उनको प्रोवाइड कर दिया, अपने को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर? यस, लिखिए जी, receipts of interest, receipts of interest by government on loans given by it to state governments, union territories, etc., is an important source of non-tax revenue. अब अपने ऊपर सर अगर मैं कहूं जी, बजट हिलाने वाले भी जो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं? लोन्स ही होते हैं। अब सरकार ने सर इतने ज्यादा हैवी लोन्स ले रखे हैं। अब जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि सर अल्टीमेट, अगर लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन लेना सर ठीक है जब तक आपकी इंटेंशन उसको वापस करने की है। क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज देगा तो उसके बदले में कॉस्ट तो क्या करेगा? चार्ज करेगा करेगा। अगर आप उम्मीद रखते हो कि अल्टीमेट वो इंटरेस्ट माफ कर दे, वो तो सर कोई भी पर्सन आपको ऐसा मिलने नहीं वाला। क्लियर? बैंक ने अगर आपको लोन दिया है तो वो तो उसके बदले में आपका इंटरेस्ट क्या लेंगे? वो चार्ज करेंगे ही करेंगे। क्लियर? दिक्कत कब आती है? जब आप आउट ऑफ द पॉकेट स्पेंड करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं, एंड डेट का बर्डन आप पे डे बाय डे बढ़ना शुरू होता जाता है, और आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, एक जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण आप जस्ट एंड जस्ट इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं। प्रिंसिपल तो कब की बारी पता नहीं कब आएगी कब नहीं। फिर तो एक इसको वर्ड बोलते हैं कि सर डेट ट्रैप में फंसने की बजाय अगर आप उसको थोड़ा प्रॉपरली क्या करें? मैनेज करें, तो लोन लेना सर अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। इतना तो कॉमन सेंस है। सामने वाला पर्सन, रिसोर्सेज क्या मेरे थे क्या? सामने वाले पर्सन ने अपने रिसोर्सेज दिए, तो उसके बदले में वो क्या करेगा? चार्ज तो करेगा ना। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मान लो सपोज 7% पे लोन लेके या 8% पे लोन लेके आप 12% निकालें, आप 15% का काम निकालें। आप ये सोचते जा रहे हैं कि 8% को कैसे खत्म करें। भाई साहब, अगर किसी के पैसा मिलने से 8% उसको देकर मैं कितना कमा रहा हूं? 12%। फिर भी मेरे को 4% बच ही रहा है। सर अच्छी चीज है, बुरी किसने कहा? दिक्कत कब आती है? जब आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। ये तो सर वन ऑफ द बेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो सेफ प्ले करते हैं। क्या सर? अल्टीमेटली हमने क्या करा, जितने भी हमारे पास फंड्स पड़े थे, ये तो चलो बैक एंड से आरबीआई का रेट ही इतना डाउन चल रहा है, अब थोड़ा सा हाइक एफडी के अंदर आया है, थोड़ा सा। पहले तो रेट ही बहुत डाउन चले गए थे, एफडी के रेट भी बहुत डाउन चले गए थे। अब जाके थोड़े से गिरते गिरते ये मान लो 6-7 के आसपास आ चुके हैं। अभी एक हाइक और कह रहे हैं कि 2-3 महीने तक शायद एक और हाइक लग जाए कि 7.5 को टच कर दे या 8 को टच कर दे। अरे कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिसके पास इतनी अमाउंट है, ठीक, अब नॉर्मली क्या करो सर? उससे इंटरेस्ट कमाओ, वो भी तो आपकी इनकम का पार्ट है। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एफर्ट्स लगाए बैंक आपको बैठे बिठाए 8% क्या करेगा? पे आउट करेगा। अब आपके पास लेट इट बी 1 CR की फंडिंग है, 1 करोड़ रुपीज अगर आपके पास हैं, अगर सेविंग्स अच्छी हैं, तो बैंक आपको 8 लाख रुपए देने को तैयार है। वो भी 8% है, एनुलाइज्ड होकर, कंपाउंडिंग होकर। वो भी आपको कितना? 8-20, 8-30 तो मिल ही जाता है बड़े आराम से। 8-40 तक भी मिल सकता है। तो सर आपकी तो मंथली इनकम ही यहीं से बहुत बढ़िया निकलती है। समझ गए ना? तो ये इंटरेस्ट इनकम भी आप बड़े क्वांटम पे सोचो ना, छोटे क्वांटम पे क्या सोचते हो? बड़ी सेविंग्स इकट्ठी करो, एंड जब वो सेविंग्स आपके पास पड़ी रहेंगी, बैंक ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपको क्या देता रहेगा? इंटरेस्ट देता रहेगा। वो भी तो आपकी इनकम का पार्ट है। सेम गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो नेक्स्ट आगे किसी को लोन प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी तो इनकी क्या है? इनकम ही है। हुआ पॉइंट क्लियर? सो दीज आर दी नॉर्मली टैक्स या नॉन टैक्स रिसीट्स। अच्छा, टैक्स रिसीट्स मतलब जो टैक्स के कारण आ रही हैं। नॉन टैक्स मींस अदर देन टैक्स। ये आपके पास काफी पॉइंट्स, आपने 7 पॉइंट्स क्या करिए? डिस्कस कर। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग चेंज, कैपिटल रिसीट्स।
कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स लिखिए जी। वैसे सर आप रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आप बना भी सकते हैं अपने आप। क्लियर, लिखिए दीज आर। अच्छा यहाँ पे अब क्या लिखोगे? पहली बात रिसीट्स हैं, रिसीट्स मतलब पैसा आना। इनकम वर्ड मत कहना, मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। रिसीट्स मतलब पैसा आना। आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेचर कौन सी है? कैपिटल। कैपिटल वर्ड कब यूज करते हो? एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क आए। अच्छा, फर्क आएगा कैसे? पैसा आया है, पैसा आएगा कब? या तो लायबिलिटी बड़ी होगी, बड़ी होगी तब। कम करेगा तो पैसा जाएगा। लायबिलिटी कम होने का मतलब पैसा जाना। उल्टा सोच, मैं वही कह रहा हूं यहाँ पे जितना क्लियर। एसेट कम होना और लायबिलिटी ज्यादा होना, इन दोनों सोर्सेस से तेरे पास क्या आएगा? पैसा। यही तो ना लिखना कि सर फिर वो जो आपकी रिसीट है ना, वो आपकी कौन सी रिसीट है? वो कैपिटल रिसीट है। पढ़िए, दीज आर those estimated receipts, those estimated receipts of the government, of the government, full stop, during the fiscal year, during the fiscal year which affects, which affects। जितना टाइम सर मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे लगा रहा हूं, उतना ही टाइम आपको बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या लगेगा? कम लगेगा। क्योंकि वहां पे भी यही पॉइंट है, वहां पे भी सेम यही पॉइंट है कि सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं। जो एसेट लायबिलिटी के स्टेटस पे फर्क डालें वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और जो कैपिटल एसेट के स्टेटस पे फर्क ना डालें वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो उसमें यही कॉपी पेस्ट करना तुमने सारा, इसीलिए बार 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 इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर? विच अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क डालें। these receipts, these receipts, नंबर 1 पॉइंट क्या वर्ड लिखें? create, these receipts create a corresponding liability। अब आएगा वर्ड देखो कि ये पैसे के आने से आपकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है, फॉर द गवर्नमेंट। कि अगर आपने ये पैसा रिसीव करा तो आपकी सर अल्टीमेटली लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। फॉर एग्जांपल बोरिंग्स, बोरिंग्स। नंबर टू, नंबर टू, लीड टू, लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे डिस इन्वेस्टमेंट करना। गवर्नमेंट ने अपना एक मेजर प्रोजेक्ट, है तो सर अल्टीमेट एसेट था, चाहे लॉस मेकिंग था, बट गवर्नमेंट ने अपना एक मेजर प्रोजेक्ट नेक्स्ट आगे क्या कर दिया? सेल ऑन कर दिया, डिस इन्वेस्टमेंट कर दी। तो मतलब पैसा तो आएगा, उस पैसे के आने से सरकार की कोई ना कोई एसेट क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज डिस इन्वेस्टमेंट, और वर्ड कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट्स। क्लियर? और इसको वर्ड लिख सकते हो रिकवरी ऑफ लोन्स। जैसे अपन ने लोन रिकवर करा, क्लियर, मैंने स्टेट की सरकार को जब लोन दिया था तो अलग चीज थी, अब उन्होंने मेरा लोन क्या कर दिया? वापस कर दिया। देख, जब मैंने उनको लोन दिया था, मैंने उनको अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाया था? एसेट साइड, कि मैंने आपसे पैसे लेने। अब आपने वो पैसा मुझे क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो मेरी एसेट ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में से क्या हो गई? बाहर हो गई, और मेरे पास तो नॉर्मल क्या आ गई? मनी आ गई। क्लियर? प्राइवेट ना, प्राइवेटाइजेशन क्या करना? नहीं नहीं नहीं, वो तो ये थी डिसइन्वेस्टमेंट।
वो डिसइन्वेस्टमेंट थी। क्लियर? यहाँ पे वर्डिंग क्या चल रही है कि सर जो लोन्स अपन ने नेक्स्ट ऑन आपको दिए, अरे जिसके ऊपर तू इनकम नहीं कमा रहा था, ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट मिलना कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। अगले ने लोन ही वापस कर दिया, तो वो कौन सी रिसीट है सर? आपकी कैपिटल रिसीट, क्योंकि उससे आपकी एसेट क्या जाएगी? डाउन जाएगी। इन नटशेल, एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क आएगा तो कैपिटल नेचर, नहीं आएगा तो रेवेन्यू नेचर। क्लियर? फुल स्टॉप। आगे लिखिए। नेक्स्ट इज, इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। इन इंडिया, इन इंडिया कॉमा capital receipts in India, capital receipts of the government budget are further classified as, number 1 point, borrowings. Number 1 point, borrowings. लिखो जी। borrowings creates liability for the government, for the government, full stop. Accordingly, accordingly, comma, borrowings are to be treated, to be treated as capital receipts, capital receipts, full stop. The government, एग्जाम्पल के तौर पे, the government borrows money from, a point, from the general public, जनता से पैसा, जिसको पब्लिक डेट भी बोलते हैं। क्लियर? आरबीआई, आरबीआई से लोन लेना, एंड नंबर 3, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वर्ड सुना होगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वहां से पैसा उधार पकड़ना, ये भी तो सर सरकार की क्या है? लायबिलिटी है। और हमने तो सिंपल वर्ड पढ़ा था, पैसे के आने से अगर लायबिलिटी बढ़े तो वो अपने आप में कौन सी है सर? कैपिटल रिसीट है। वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, नॉर्मल इनकम नहीं है, वो वापस भी करनी पड़ेगी कल को आपको। क्लियर? क्योंकि वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है आप लोगों की। क्लियर? नंबर 2, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, यस, द डेटर्स, डेटर्स मीन्स जिनसे अपन ने पैसा लेना है, द डेटर्स आर एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सर जैसे आपने ऊपर बोरोइंग कहा, जरूरी थोड़ा है कि हमने पैसा पकड़ा होगा। अगर मान लो हमने नेक्स्ट आके किसी को पैसा दिया हो, हाँ चलो वॉट एवर, अल्टीमेटली अगर कल को वो पैसा वापस आएगा तो तुम्हारी एसेट क्या जाएंगी? डाउन जाएंगी ना। तो फिर भी तो उस पैसे के आने से एसेट लायबिलिटी के स्टेटस पे क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। तो वो सर अगेन वो तुम्हारी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। क्लियर? डेटर्स आर द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, फुल स्टॉप, full stop. Recovery of loans, recovery of loans causes a reduction in assets of the government, in the assets of the government, full stop,
hence recovery of loan is a capital receipt, और इसीलिए ये सर कैपिटल रिसीट काउंट होती है। यहां तक डन? ये वाला पार्ट। इसका थर्ड, अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स, अदर रिसीट्स लिखिए जी। इट इंक्लूड्स, it includes all other capital receipts, all other capital receipts, to stop, disinvestment। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है जी? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अपना लगाया हुआ पैसा बाहर निकालो। तो सरकार की जितनी भी लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, जो इवन इवन बाइफर के द्वारा जो इनकी कमेटी बनाई हुई है, क्लियर, बोर्ड ऑफ इंटरनल जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने कमेटी बनाई हुई है, अगर उसके द्वारा भी डिक्लेयर्ड है कि सर ये लॉस मेकिंग यूनिट है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सरकार नेक्स्ट आगे क्या कर देती है? सेल ऑफ कर देती है टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इसको वर्ड बोलते हैं सेलिंग ऑफ इक्विटी। सेलिंग ऑफ इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर इज बेसिकली कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो डिसइन्वेस्टमेंट लिखिए जी। इन द डिसइन्वेस्टमेंट, एक मिनट, डिसइन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, इसका मीनिंग बाद में लिखेंगे। इन द इक्विटी इज वन सच रिसीट, कि तुम्हारी ये अदर में से वन ऑफ द रिसीट कौन है सर? आपकी ये डिसइन्वेस्टमेंट होना। क्लियर? फुल स्टॉप। इट अकर्स, it occurs when the government, when the government sells off its share of public sector, public sector enterprises to private sector, to private sector, full stop। it is called, और इसको वर्ड बोलते हैं अपन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, PRIVATISATION, प्राइवेटाइजेशन, फुल स्टॉप। अब ये कैपिटल रिसीट अपने आप में कैसे हुई? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करने से इट कॉज रिडक्शन इन द एसेट। क्लियर? लास्ट इसके साथ ही, बिकॉज इट कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, बजट एक्सपेंडिचर। लिखिए जी, बजट एक्सपेंडिचर। रसीट साइड सर हमारी कंप्लीट होती है। रसीट साइड में आपके दो तरह के थे, रेवेन्यू रसीट्स एंड कौन से थे? कैपिटल रसीट्स। कैपिटल रसीट्स में इतना कोई ज्यादा मेहनत नहीं करवाई, फिर भी उसने रेवेन्यू रसीट्स में तो फिर भी टैक्स रसीट्स एंड नॉन टैक्स रसीट्स दोनों डिवाइडेशन करवाई प्रॉपर वे से, क्योंकि वो यूजुअली एग्जाम में पूछी जाती। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू द नेचर हम लोगों ने अपनी रसीट्स को दो पार्ट्स में बांटा, सेम एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट्स में क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। नेचर सेम है, कौन सी? रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एंड कैपिटल का डिफरेंस क्या था सर? एसेट लायबिलिटी का स्टेटस। क्लियर? लिखिए जी। इट रेफर्स टू, हाँ जी बोलो। पेपर में हमें इन दोनों के बीच में आएगा डिफरेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आ भी जाएगा तुम्हारे सामने डिफरेंस क्लियर, तो कि अल्टीमेटली वही डेफिनेशन, इधर वर्ड क्या लिखना? डू नॉट, उधर से वर्ड आप कट कर दो।
पर मेन चीज आपको मैं दोबारा एक बार पॉइंट क्लियर कर दूं, आप फिर भी डाउट में मत आइएगा। रसीट्स कब होंगी? पहली बात तो रसीट्स का मतलब क्या होता है? पैसा आना। आएगा कब? या तो लायबिलिटी क्या होएगी? इंक्रीज, या एसेट क्या जाएगी? डिक्रीज। पहले तो ये दो वर्ड याद रख। क्लियर? जिसको वर्ड बोलते हैं इंक्रीज इन द लायबिलिटी, डिक्रीज इन द एसेट, ये क्या होती है? रसीट। अगर तो इन पे फर्क पड़े तो कौन सी नेचर? कैपिटल नेचर। यस सर, आपके उस पैसे के आने से लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट कम होगी, दोनों में से कोई, दोनों में से कोई। और वर्ड है, एंड नहीं है। क्लियर? वो आपकी सर कौन सी रसीट है? कैपिटल रसीट है। अदरवाइज अगर एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन सर वो आपकी नॉर्मल इनकम है, आप उसको क्या ट्रीट करेंगे? एज रेवेन्यू। सेम चीज अब बता, मैंने वर्ड यूज किया क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का जाना। पैसा जाएगा कब? या तो लायबिलिटी क्या होएगी? डिक्रीज, या एसेट क्या होएगी? इंक्रीज। पहले तो ना ये दो चीज, सिर्फ आपने वाइस वर्सा उल्टा कॉन्सेप्ट करना। हुआ क्लियर? इसमें भी कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। क्लियर? इसमें भी आपका थोड़ा थोड़ा पार्ट ही क्या है? एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। ये तो अभी कंपोनेंट समझाने के बाद मेन जो आपका टॉपिक है बजट डेफिसिट के रिगार्डिंग, और इसमें से न्यूमेरिकल भी आएगा। एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, 3 नंबर का शॉर्ट और 3 का न्यूमेरिकल टोटल। आईडी का इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज का बता दो। वो लास्ट वाला पेंडिंग है। क्लियर? तो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक जो आप लोगों का है, ये 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। क्लियर? लिखिए जी, इट रेफर्स टू, मैं रब कर रहा हूँ ये वाला। इट रेफर्स टू, it refers to the estimated expenditure estimated expenditure of the government, comma, on its developmental या development and non development। सरकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं सर, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मतलब क्या हुआ? कि जहां पे उस तरह का एक्सपेंडिचर करने से अगर तो कोई तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, तो उसको किसमें कवर करते हैं? डेवलपमेंट। और जो रैकरिंग नॉर्मल बेसिस के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको किसमें कवर करते हैं? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो कौन सी है? नॉन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। क्लियर? बट जहां पे जैसे मान लो कोई ब्रिजेस बनाने, क्लियर, नया रोड, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, वो अपने आप में वर्डिंग क्या चलती है सर? वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में कवर होते हैं। क्लियर? फुल स्टॉप। आगे लिखिए, और ऑन इट्स प्लान एंड नॉन प्लान एंड नॉन प्लान प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। क्लियर? अब इन्होंने यहाँ पे सर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो नॉर्मल आप लोगों का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो अपने आप में क्या आया सर? एक होता है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल, दूसरा क्या होता है आपका? प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। अब जैसे बात, प्लान्ड कौन से होंगे? जिनके बारे में तुम ऑलरेडी पहले से सोच कर चल रहे हो। एंड कुछ जैसे मान लो ये अपना नेचुरल कैलामिटीज के कारण जो अनप्लान्ड होते हैं, हमें थोड़ी पता कि सर आने वाले साल में कहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आएगी और किस लेवल की आएगी, ये कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। हम तो ज्यादा से ज्यादा कुछ थोड़े बहुत रिजर्व्स बना सकते हैं। अब जैसे काफी सारी स्टेट्स में जो बाढ़ आई या कुछ ना कुछ ऐसे फ्लड्स वगैरह आए, अर्थक्वेक आए, जिससे पूरी की पूरी स्टेट ही क्या हो गई? डिस्ट्रॉय। फिर काफी हुई थी, उड़ीसा में हुआ था, असम में हुआ था, केरला में काफी हुआ था। तो ये तो रीडेवलप करने पड़ गए, मतलब पूरा का पूरा राज्य ही, स्टेट ही दोबारा डेवलप करनी पड़ेगी, काइंड ऑफ। क्लियर? पूरा वही बात है ना, बजट डेफिसिट आने के कारण ये है कि हम लोग तो प्लान्ड के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब नॉन प्लान्ड के बारे में किसने क्या सोचा?
ये एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के बजट्स को क्या कर देते हैं, डेफिसिट में ले आते हैं। एंड द थर्ड वन इज द लास्ट, क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपकी बेसिक नेचर है सर, वैसे डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल ये तो चलते रहते हैं। क्लियर, आप नॉर्मली फुल स्टॉप, आगे हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप पूरे मन के सच्चे हो वैसे, पता क्यों? वही कह रहा हूं ना कि ना तो टेस्ट में कुछ लिखते हो ना नोट्स में। बिल्कुल क्लियर इंटेंशन आप लोगों की, बिल्कुल सेम कि नहीं सर दोनों तरफ हम पक्के रहेंगे। टेस्ट लोगे तो भी नहीं कुछ लिखेंगे, कॉपी पे लिखोगे तो भी कुछ नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ आपकी सेम डिपेंडेंसी है। उसमें से सही भी दिखा कर फिर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो आपका सर वाइस वर्सा है, तो आप खुद ही मतलब अपने आप बना सकते हो वर्डिंग। अब अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे, सोचो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे सर? वो एक्सपेंडिचर जिससे एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज ना हो। किस तरह से चेंज? ना तो सरकार की कोई एसेट इंक्रीज होगी और ना ही कोई लायबिलिटी कम होगी। दैट एक्सपेंडिचर इज बेसिकली कॉल्ड एज रेवेन्यू। और उसी का रिवर्स, जहां पे वर्ड तुमने नॉट यूज करा, नॉट वर्ड हटा के, सर अगर एसेट इंक्रीज हो लायबिलिटी कम हो तो वो अपने आप में कैपिटल नेचर होगी। क्लियर, लिखिए लास्ट टॉपिक, इट रेफर्स टू, it refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year. Fiscal year means accounting year. Clear, April to March, in a fiscal year which does not affect, which does not affect assets and liabilities status of the government. Full stop. This expenditure, A point, does not create assets of the government, कि ना तो सर अल्टीमेटली कोई एसेट बनेगी, and does not cause a reduction in liabilities of the government. For example, ओल्ड एज पेंशन, अब पेंशन देना, सैलरीज बांटना, अब इससे कौन सा सरकार की कोई एसेट या लायबिलिटी टच हो रही है, तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स में कवर होते हैं। क्लियर, स्कॉलरशिप, लाइबिलिटी नहीं है वैसे गवर्नमेंट, सब्सिडीज, क्या चीज, पेंशन लाइबिलिटी ना है गवर्नमेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म। ओल्ड एज पेंशन, क्या सरकार अपनी ओर से दे रही है? कोई जिम्मेवारी थोड़ी बनती है उनकी, कोई लायबिलिटी थोड़ी बनती है, वो तो सरकार अपनी ओर से क्या कर रही है, आपको प्रोवाइड कर रही है। क्लियर, स्कॉलरशिप बांटना, ये कोई सरकार की पक्की लायबिलिटी थोड़ी है कि जो वो अपना रिमूव कर रहे हैं उस चीज को, वो तो अपने लिए सोशल वेलफेयर के लिए या फंड्स को, एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कहीं, ड्यूटीज काइंड ऑफ। क्लियर, फुल स्टॉप एटसेट्रा। एंड द लास्ट, खुद ही बनाओ जी, लास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, चेंज हो जाती है सरकार। लिखो जी फिर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सीधा पॉइंट लिखने या वही it refers to
the estimated expenditure of the government in a fiscal year which affects assets and liabilities. Status of the गवर्नमेंट गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे जहां फर्क पड़े फुल स्टॉप दिस एक्सपेंडिचर जिसको ज्यादा जल्दी जा सकता है गेट बोला है क्रिएट्स एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट बस छोटे छोटे पॉइंट है सिंपल से एंड द लास्ट कॉजेज आ रिडक्शन मतलब ऊपर से अपने नोट वर्ड हटा दिया और कुछ नहीं सर causes a reduction in liabilities of the goods. Clear? Example. कितनी बार ओपन करवाऊंगा जितनी बार बंद करेगा परचेज ऑफ शेयर्स कॉमा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कॉमा repayment of loans etc. Done. क्लियर है जी Thank you, sir. ओके जी